नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, जन सुराज पदयात्रा के क्रम में मैं आज आपके प्रखंड अनुमंडल रक्सौल में हूँ। करीब 7 दिन से मुझे ये पदयात्रा मैं कर रहा हूँ। 2 अक्टूबर को गांधी वितिहरवा आश्रम से हमने चलना शुरू किया था और अभी तक करीब 650 किलोमीटर पैदल हम लोग चल चुके हैं। इसका ज़्यादातर हिस्सा पश्चिम चंपारण में बीता है। पश्चिम चंपारण में करीब 550 किलोमीटर पैदल चले हैं और 125 किलोमीटर करीब आपके ज़िले में भी हो गया है। और आगे अभी कई दिनों तक, कई हफ्तों तक मैं पूर्वी चंपारण में हूँ। जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, मेरा एक प्रयास होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन पत्रकारों से जब मिलते हैं तो उनसे बातचीत होती है, अपने अनुभवों को साझा करने के लिए भी और आपके जो प्रश्न हैं उसके जवाब देने के लिए भी। तो अभी तक जो मैंने यहाँ पर देखा, मैं यहाँ पहाड़पुर से इंटर किया, उसके बाद हम लोग अरेराज गए, फिर हरसिद्धि गए, फिर तुरकौलिया किया, फिर सुगौली किया और सुगौली से होते हुए कल यहाँ रक्सौल तक पहुंचे। पश्चिम चंपारण के मुकाबले 1-2 मानकों पर मैं ऐसा मानता हूं कि इस चंपारण में जमीनी हालात थोड़े बेहतर हैं और कुछ मामलों में जमीनी हालात वहां से ज़्यादा खराब है। मोटे तौर पे जो पलायन की स्थिति है, रोजी रोजगार की स्थिति है, वो पश्चिम चंपारण के मुकाबले करीब करीब वही स्थिति यहाँ पर भी है। कुछ 1-2 प्रखंडों को छोड़ दें जो बाढ़ प्रभावित नहीं है, चाहे पहाड़पुर है, अरेराज है, कुछ हद तक हरसिद्धि और तुरकौलिया का भी कुछ हिस्सा, उसके मुकाबले सुगौली और उसके आगे जो जब ये सिकरहना नदी के बाढ़ का जो प्रभाव का एरिया शुरू होता है तो स्थिति पश्चिम चंपारण से यहाँ ज़्यादा खराब है। पलायन को लेकर हम लोग का अभी तक का आकलन है कि पंचायत के स्तर पर करीब करीब 60% लोग जो भूमिहीन हैं या जिनके घर में जमीन है भी लेकिन समुचित बहुत छोटा जमीन है, वो लोग बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं। दोनों चंपारण के 60 दिनों के अनुभव के आधार पर मैं बताऊं तो मुझे हर जगह जाने वाले लोग मिले। कई पंचायतों से लोग लद्दाख भी जा रहे हैं, कुछ लोग कश्मीर जा रहे हैं, कोई केरल जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है और साउथ के दक्षिण के राज्यों में बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। गुजरात वगैरह भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ से जा रहे हैं। पलायन बहुत बड़ी समस्या है। छठ के पहले जिन गांवों में मैं गया वहां तो करीब करीब पूरे गांव में घूमने पर आप देखेंगे कि बूढ़े, बच्चे और औरतें ही रह गई हैं। बहुत कम संख्या में नवयुवक आपको दिखेंगे। छठ के बाद थोड़ी सी स्थिति सुधरी है क्योंकि लोग घर आए हैं, तो और साथ में यहाँ पर कटिया का भी समय है, धान की कटाई हुई है और अभी बुआई हो रही है, सीजन है। तो जो लोग लौटे हैं वो शायद 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना यहाँ रुक रहे हैं। तो गांव में थोड़े नवयुवक ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर आप ये मान कर चलें कि अभी तक की हम लोग की समझ है कि 60% तक लोग बाहर जाकर रोजी रोजगार के लिए मजबूर हैं, बाहर जाकर काम करने के लिए। तो बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी जो यहाँ इसी से जो जुड़ा हुआ है, मनरेगा का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जैसा कि हम लोग पहले भी बताते हैं, मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर पत्रकार बंधु या ऐसे लिखते रहते हैं आप लोग कि उसमें कितनी चोरी हो रही है, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा मेरी समझ से ये है कि मनरेगा में बिहार सरकार की एलिजिबिलिटी करीब 10,000 करोड़ की है हर साल। मतलब हम लोग 10 से 12,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार से ले सकते हैं अपने लोगों को मनरेगा के तहत मजदूरी रोजगार देने के लिए। पिछले 3-4 साल के जो आंकड़े हैं, बिहार का एवरेज रहा है 37 से 39%। मतलब करीब करीब 40% अगर उसको आप राउंड ऑफ कर दें तो 100 रुपया में 40 रुपया ही हम लोग दिल्ली से ला रहे हैं। उसमें भी ईस्ट चंपारण का जो एवरेज है वो है 33। मतलब 100 रुपया मनरेगा में खर्च जो किया जा सकता है उसके मुकाबले ईस्ट चंपारण में 33 रुपये ही खर्च हो रहे हैं। वो पैसा आ ही नहीं रहा दिल्ली से, जिसकी वजह से कि बिहार के लोगों का बहुत नुकसान है और स्वाभाविक तौर पर जो रोजगार जिनको यहाँ मिल सकता था उनको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। और जिन जिलों से, जिन प्रखंडों से इतनी बड़ी संख्या में लोग 200-300 रुपये डेली के रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, वहां पर मनरेगा का इतना कम यूटिलाइजेशन एक तरह से दुखद भी है और कहीं न कहीं व्यवस्था को बड़े पैमाने पर एक्सपोज कर रहा है।
दूसरी बात है यहाँ पर जो लोग किसानी करते हैं, जो खेती करते हैं, खेती करने वालों के लिए जो 3-4 जो बड़ी समस्या है जो लोगों ने बताया, आप लोगों को ज्यादातर जानकारी भी होगी। एक तो कि जो लागत मूल्य है वो डीजल के बढ़े हुए दाम की वजह से, क्योंकि यूपी के मुकाबले डीजल यहाँ 9 रुपये लीटर महंगा है, तो वो बात करीब करीब हर आदमी बताता है। दूसरा जो यूरिया, पोटास, डीएपी है उसका 2 गुना 3 गुना ज्यादा दाम पर अवेलेबल होना। जैसे यूरिया तो इस चंपारण में लोग बता रहे हैं कि 500-600 रुपए प्रति बोरा बिका है। पश्चिमी चंपारण में या जो नेपाल से लगते हुए एरिया है, तो मैं अभी यहाँ चल ही रहा हूँ, नेपाल के जितना आप करीब हैं उतना यूरिया का दाम ज्यादा है, तो वो कालाबाजारी भी दिखाता है। लेकिन ऑन एन एवरेज लोगों ने 277 रुपए का यूरिया इस सीजन में 500 से 800 रुपए में खरीदा है। आज जानकर आपको आश्चर्य होगा कि लोगों को पैसे से ज्यादा इस बात की शिकायत है कि साहब 700 रुपए देकर भी समय पर यूरिया मिला नहीं। वही हाल पोटास और डीएपी का है। उसकी जो बढ़ी हुई कीमत है उसके तो किसान परेशान है ही, बढ़ी हुई कीमत पर भी उसको 500 से 800 रुपए ब्लैक लग रहा है। डीजल का दाम 9 रुपए ज्यादा होना, पोटास का खाद का दाम 2 गुना 3 गुना होना, ब्लैक मार्केटिंग होना, बीज का समय पर न मिलना, और जो सिंचाई की सुविधा है, दोनों चंपारण में नहरों का एक बड़ा जाल पहले से बिछा हुआ है, लेकिन ज्यादातर नहर या तो सूख गए हैं या रख रखाव के अभाव में वहां से अब किसानों को कोई सिंचाई का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। पश्चिम चंपारण का जो मेरा अनुभव रहा, उसके बाद मैंने राज्य के स्तर पर इस आंकड़े को निकलवाया। ये देखा कि इरिगेशन को लेकर बिहार सरकार का परफॉर्मेंस क्या रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 10 साल में बिहार में नेट इरिगेटेड एरिया 13% कम हो गया है। नेट इरिगेटेड एरिया 13% कम हो गया है। उसका जो पूरा फॉर्मूला है, जो कल्टिवेबल लैंड है उसमें नेट इरिगेटेड, जहां एश्योर्ड इरिगेशन की सुविधा है, वो 13% कम हुआ है। या तो कैनाल बंद हो गए या और कल्टिवेबल लैंड ऐड किया गया है इसकी वजह से, लेकिन 13% नेट इरिगेटेड लैंड कम हुआ है। ये तब है जब नीतीश कुमार जी ने 2020 में हर खेत को एश्योर्ड सिंचाई की बात 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत घोषित किया था। तो ये एक दुखद बात है। लागत मूल्य का बढ़ना, सिंचाई की सुविधा का अवेलेबल न होना, और इन सब से बढ़कर किसानों को फसलों के दाम ना मिलना। जैसे अभी धान की कटाई हुई है, तो हम तो रास्ते में ही घूम रहे हैं, तो करीब करीब हर व्यक्ति से हम लोग पूछते हैं कि भाई आप धान जो बेच रहे हैं वो किस भाव में बेच रहे हैं। तो पश्चिम चंपारण में लोग 1100 से 1350-1400 तक धान बेचते नजर आए। पूर्वी चंपारण में ये फिगर 1300 से 1500-1550 है, लेकिन ऑन एन एवरेज लोग 1100 से 1500 के बीच में लोगों ने अपना धान बेचा है। समर्थन मूल्य है 2060, तो 2060 के मुकाबले करीब करीब 30% डिस्काउंट पे आप अपना धान बेच रहे हैं। तो लागत मूल्य आपकी बढ़ी हुई है 2 गुना 3 गुना, और जो चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको आप 30% डिस्काउंट पर बेच रहे हैं। अब इस पर मैं आपको एक और आंकड़ा दे रहा हूं कि क्यों बिहार की हालत इतनी दयनीय है। जब मैंने 10 साल के आंकड़े निकलवाए तो पिछले 10 साल में बिहार सरकार ने गेहूं 1% गेहूं बिहार में खरीद की गई है एमएसपी पर, और धान पिछले 10 साल में टोटल, ये पैक्स का इंक्लूडेड है, 13% धान खरीदा गया है एमएसपी पर। जब इस चीज को हम लोगों ने फिर से अध्ययन कराया तो पता चला कि अगर किसानों के फसल, और ये मैं सब्जियों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि समर्थन मूल्य तो सिर्फ फूड ग्रेन के लिए है, सिर्फ जो किसान यहाँ पैदा कर रहा है, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, जो भी दलहन पैदा कर रहा है, अगर सरकार ने उसको समर्थन मूल्य पर खरीद लिया होता करीब करीब 70%, जो कि नेशनल एवरेज बढ़िया, पंजाब वगैरह में 70% खरीद हो रही है, 80%, तो बिहार के किसानों को हर साल, इस बात को ध्यान रखिए, बिहार के किसानों को हर साल 25 से 30 हजार करोड़ रुपया अलग से मिलने लगता। यानी कि समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद न होने से बिहार के किसानों को हर साल 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा बिहार सरकार को नहीं देना है, ये पैसा केंद्र से मिलना है।
आपको यहाँ मंडी लगाकर केंद्र के साथ मिलकर धान की खरीद करनी है, गेहूं की खरीद करनी है, आप कर ही नहीं रहे। जब आप 13% ही धान खरीद रहे हैं तो स्वाभाविक है कि धान का भाव लोगों को मिल नहीं रहा है। और ये इतनी बड़ी बात है, लेकिन बिहार में ना कोई किसान नेता है, ना कोई किसान आंदोलन हुआ है, ना सरकार इस पर कुछ बोल रही है, ना पत्रकार बंधु इस पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप धान गेहूं की खरीद समर्थन, क्योंकि ये संवैधानिक बात है, सरकार का एश्योरेंस है केंद्र सरकार का कि आप जो उपज करते हैं वो समर्थन मूल्य पे खरीदा जाएगा। तो किसानों की बदहाली की मेजर एक वजह यह है कि उनके फसलों के दाम न मिल पाना, और इनपुट कॉस्ट जो बढ़ा हुआ है वो तो आपको बता ही दिया। सिंचाई के साधन नहीं है, तो पंजाब के मुकाबले बिहार में किसानों की इनकम 1/6 है। मतलब अगर पंजाब का किसान 100 रुपये कमाता है तो हम लोग का किसान करीब करीब 12 या 13 रुपये कमाता है। ये स्थिति कैसे सुधरेगी जब आप पंजाब का जो किसान है उसको खाद बीज समय पर मिल रहा है, उसको एश्योर्ड इरिगेशन है और मिनिमम समर्थन मूल्य पर उसका धान गेहूं खरीदा जा रहा है, इसलिए यहाँ के किसान के मुकाबले वो 6 गुना ज्यादा पैसा कमा रहा है। तीसरी बात जो इससे लिंक्ड है वो है भूमिहीनों की, जो पिछले 2 डिस्ट्रिक्ट में मुझे दिखी भी और आगे उसको भी हम लोगों ने आंकड़ों से देखा। बिहार में करीब करीब 57%, 57% लोग भूमिहीन हैं, जिनके पास जमीन है ही नहीं। ये वो भूमि है जहां से भूदान आंदोलन हुआ, ये वो भूमि है जहां पर समाजवाद के नाम पर 35 साल से लोग शासन कर रहे हैं। यहाँ पर 57%, करीब करीब 10 में 6 आदमी के पास जमीन ही नहीं है। और इसकी एक वजह यह है कि बिहार में भूमि सुधार कानून कभी लागू ही नहीं हुआ। अन्य राज्यों के मुकाबले, जैसे बंगाल जैसे राज्य में भूमि सुधार कानून लागू किए गए, यहाँ भूमि सुधार कानून लागू ही नहीं हुआ। तो एक इसका एग्जाम्पल मैं आपको पश्चिम चंपारण से दे रहा हूँ। 1,25,000 लोगों को पश्चिम चंपारण में पिछले 30 साल में जमीन का पट्टा दिया गया है। तो चाहे सरकारी जमीन हो, लैंड सीलिंग वाली जमीन हो, भूदान वाला जमीन हो, कुल 1,25,000 से ज्यादा लोगों को जमीन का पट्टा दिया गया है पिछले 30 साल में, लेकिन उस जमीन का मालिकाना हक या कब्जा अभी तक नहीं दिया गया। दूसरा उसका एग्जाम्पल आप अपने जिले से उठाकर देख लीजिए। पूरा ये जो पहाड़पुर अरेराज का एरिया है, जो बेतिया राज वाली जमीन है, जिसको खाता नंबर 82 की जमीन कह रहे हैं, लोगों ने मुझे ये बताया कि अब इस जमीन का दाखिल खारिज होना बंद हो गया है। जो बेतिया राज की जमीन है, जिस पर आप दशकों से अपना माल गुजारी दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, आपके अधिकार का है, आपके परिवार की जमीन है, लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते क्योंकि उसमें दाखिल खारिज 16 के बाद से होना बंद हो गया है। ये जो सारी समस्या है, या जो लैंड डिजिटाइजेशन में लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये सारी समस्या जुड़ी हुई है भूमि सुधार कानून पर काम न होने से। भूमि सुधार के दिशा में बिहार के में पिछले 30, 40, 50 साल से कोई काम नहीं हुआ है। और इसकी एक और ये तब जबकि वो लोग सत्ता में बैठे हैं जो समाजवाद की बात करते हैं, जो बात कर रहे हैं कि हम गरीबों की और वंचितों की बात कर रहे हैं, भूमिहीनों की बात कर रहे हैं, श्रमिकों की बात कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, उसकी मजदूरी देश में सबसे न्यूनतम है। बिहार में जमीन है नहीं, लेबर का ओवर सप्लाई है, और इतनी बड़ी संख्या में लाखों लोगों के बाहर जाने के बावजूद बिहार में लेबर इतना सरप्लस है कि उसका जो प्राइस है, लेबर की जो कीमत है, मजदूरी है, वो देश में सबसे निचले स्तर पर है। केरल में जो कृषि में के क्षेत्र में मजदूर काम कर रहा है, वो ऑन एन एवरेज उसकी मजदूरी है 700 रुपए, 700, और बिहार में वो एवरेज मजदूरी करीब करीब अभी 200 रुपए है, और महिला मजदूरों को तो 70 से 100 रुपए मिल रहा है। और अगर आप किसान से जाकर पूछिएगा तो वो बताएगा कि मजदूरी इतनी बढ़ गई है कि हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में ये हो इसलिए रहा है कि इनपुट कॉस्ट सिर्फ लेबर ही आपके हाथ में है। डीजल का दाम बढ़ गया तो उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, खाद 3 गुना पर खरीद रहे हैं, तो किसान के हाथ में तो एक ही चीज है कि मजदूरी को कम करें ताकि उसका लागत उसका कम हो। तो आपको 100 रुपया या 150 रुपया न्यूनतम मजदूरी देने के बावजूद किसान को घाटा हो रहा है। ये दिखाता है कि कितनी बड़ी परेशानी है। तो ये हाल हो गई, ये जो हमने किसानों की और जो भूमिहीन यहाँ पे मजदूर है उसकी बात है। जो भूमिहीन मजदूर है, जो बाहर पलायन करके लोग जा रहे हैं, एक बड़ी संख्या में हर दूसरे तीसरे दिन मुझे गाँव में ऐसे लोग मिलते हैं
जिनके घर के लोग बाहर गए और उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई, उन मेजर एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया। और एक ये बड़ा सामाजिक विषय है जो कि इतना शायद नहीं आता है। जब कोई एक दो घटना आप लोग को ध्यान में आती होगी या घटती है तो आप रिपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आप उसको एक बड़े नजरिए से देखें, मैंने 60 दिन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास करीब करीब 34 या 35 मामले ऐसे होंगे जिसमें इन 60 दिनों में जहां की मुझे पता चला कि ये आदमी बाहर गए थे, उनके परिवार में किसी परिवार से कोई बाहर गया था, उसका डेथ हो गया या कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो आदमी परमानेंट लाचार हो गया। इसके अलावा जो एक मेजर बात लोग नीचे जो समस्या है वो शिक्षा को लेकर है। वो हर जगह लोग बता ही रहे कि शिक्षा तो पूरी तरह से बिहार में ध्वस्त है। मुझे जो बात देखने को मिली, जो सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा में, वो समतामूलक शिक्षा की व्यवस्था बनाने के चक्कर में, मतलब हर गांव में, हर पंचायत में स्कूल खोल दिया जाए, संख्या बढ़ा दी जाए, ज्यादा लोगों को इनरोल करके दिखा दिया जाए कि सारे लोग शिक्षित हो गए। उस चक्कर में बिहार सरकार ने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, टीचर हैं और विद्यार्थी, ये तीन पहलू हैं शिक्षा के। ये तीनों चीज का समायोजन नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका समायोजन नहीं है। गुणवत्ता पर बाद में आएंगे। जहां बिल्डिंग है वहां टीचर नहीं है समुचित संख्या में, जहां समुचित संख्या में टीचर है वहां पर बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है। और विद्यालयों की स्थिति यही है जो आप लोग सब लोग जानते हैं। मोटे तौर पर लोग उसको खिचड़ी बांटने का सेंटर या फिर पोशाक और कुछ अदर बेनिफिट जो सरकार दे रही है उसका उन बेनिफिट्स को कलेक्ट करने का सेंटर मानते हैं। एक जो शैक्षणिक माहौल होता है, एक जो परिवेश होता है कि भाई ये विद्यालय है, यहाँ पढ़ाई होती है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। और यहाँ पर भी जैसे किसानों और मजदूरों की मैंने बात बताई, जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो अलग परेशान हैं, और पूरा समाज जो है वो शिक्षकों को कह रहा है कि भाई शिक्षकों को इतना पैसा मिल रहा है फिर भी हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। आप शिक्षकों से जाकर बात कीजिए तो सबसे ज्यादा आंदोलनरत वही है कि भैया हम इतना पैसा, हमको 30,000 रुपये मिल रहा है या 35 मिल रहा है, हमको ये बेनिफिट नहीं है, वो बेनिफिट नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरी शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना इस सरकार का, कम से कम नीतीश जी की सरकार का, मैं सबसे बड़ा फेलियर मानता हूं। इसलिए कि देखिए, अगर सड़क नहीं बनी है, कल एक अच्छी सरकार आएगी तो शायद सड़क बन जाएगी, लेकिन जब शिक्षा व्यवस्था 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल खराब हो जाए, ध्वस्त हो जाए, तो 2-3 पीढ़ियां बिहार की बिल्कुल बर्बाद हो गई। जो व्यक्ति, जो बच्चा स्कूल से पढ़ के निकल गया, कॉलेज से पढ़ के निकल गया और उसने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ डिग्री ली, अब वो जीवन भर शिक्षित व्यक्तियों के मुकाबले पीछे ही रहेगा। ज्यादातर लोगों की जिंदगी मजदूरी करते हुए ही बीतेगी, अब उसको सुधारा नहीं। इसलिए एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद नीतीश कुमार के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना, ये बिहार के लोगों के लिए, बिहार के समाज के लिए बहुत चिंता की वजह होनी चाहिए, क्योंकि ये गरीब राज्य है बिहार। जैसा मैंने आपको बताया, 60% लोगों के पास तो जमीन है ही नहीं, पूंजी और व्यापार यहाँ है नहीं। तो शिक्षा ही एक जरिया था जिसके जरिए आप गरीबी से निकल सकते थे। जब वो व्यवस्था खत्म हो गई तो गरीब आदमी के गरीबी के कुचक्र से निकलने का एक बड़ा माध्यम खत्म हो गया। इसी से जो जुड़ा हुआ मामला है पूंजी का, एक और आंकड़ा मैं आपको दे देता हूं। कई लोग ऐसा बताते हैं कि बिहार में उद्योग नहीं लग रहा है, बिहार में उद्योग धंधे नहीं हो रहे। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। बिहार में पूरे देश में एक रेशियो हम लोग फॉलो करते हैं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, सीडी रेशियो। बैंकों में कितना पैसा जमा हो रहा है बिहार के लोगों के द्वारा, और ज्यादातर उसको पैसा बिहार के लोगों को ऋण के तौर पर धंधा करने के लिए, व्यापार करने के लिए, उद्योग करने के लिए मिलना चाहिए। सीडी रेशियो जो है, जिसकी चर्चा बिहार में कोई नहीं करता है, देश का औसत है करीब करीब 70%। मतलब अगर आप 70 रुपया बैंक में जमा करेंगे तो उसमें 100 रुपये जमा करेंगे तो 70 रुपये ऋण के तौर पर वहां के लोगों को मिलेगा। बिहार में औसत 25 से 40% रहा है नीतीश कुमार के 17 साल के कालखंड में, अभी 40% है। अब इसका असर क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। बिहार के गरीब लोग, जो बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, यहाँ हर साल करीब करीब 4.25 लाख करोड़ रुपया बैंकों में जमा होता है। 4.25 लाख करोड़, 4,25,000 करोड़ के आसपास।
अगर 70% कैश क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता तो इसका मतलब है कि बिहार के लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया अलग अलग माध्यमों से ऋण मिलता, काम काज करने के लिए, उद्योग धंधा करने के लिए, व्यापार करने के लिए। बिहार में ये प्रतिशत है 40, तो इसका मतलब है कि मिल रहा है करीब 1,65,000 करोड़। तो हर साल सीडी रेशियो के नेशनल एवरेज से कम होने की वजह से बिहार के लोगों को करीब 1.25 करोड़ रुपया नहीं मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सरकार के बजट का हिस्सा नहीं है। ये सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है कि बैंक यहां से पैसा ले रहे हैं और लेंड कर रहे हैं महाराष्ट्र में, लेंड कर रहा है तमिलनाडु में, लेंड कर रहा है तेलंगाना में। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100। मतलब जितना पैसा तेलंगाना के लोग बैंकों में जमा कर रहे हैं उससे ज्यादा पैसा बैंक तेलंगाना में ऋण दे रहे हैं। तो उद्योग धंधों का जो हम लोग जब कहते हैं कि बिहार में उद्योगीकरण नहीं हो रहा है, उसकी एक वजह सिर्फ ये नहीं कि बड़े उद्योग नहीं लग रहे, वो तो एक पहलू है। ज्यादा बड़ा पहलू ये है कि पूंजी अवेलेबल है नहीं लोगों के पास। तो जो कोई मान लीजिए आप 4 टैक्सी चला सकते हैं, 2 दुकान खोल सकते हैं, कोई छोटा व्यापार कर सकते हैं, हजारों तरह के ऐसे काम हो सकते हैं। जब आपके पास ऋण अवेलेबल नहीं है, पूंजी है नहीं, लोग स्वयं से इतने, बैंक से ही पैसा आता है और उस पर कोई ध्यान नहीं है। मैंने दिखवाया कि इसको लेकर सरकार ने पिछले 17 साल में क्या किया है। तो साल में बैंकों का और सरकार के बीच एक मीटिंग होती है, हर साल होनी चाहिए, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है इस चीज को देखने के लिए कि बैंक ऋण दे, वो पैसा यहां से उठाकर बॉम्बे ना ट्रांसफर करें। एक मीटिंग होती है जिसमें नीतीश कुमार जाते हैं, भाषण देते हैं और हर बार यही कहते हैं कि भैया सीडी रेशियो बढ़ाइए, और कुछ होता नहीं है। आज 17 साल से हो रहा है, ना किसी बैंक पे कार्रवाई हुई है, ना कोई हाई लेवल कमेटी बनी है, ना कोई मॉनिटरिंग हो रहा। मैं ये कह रहा हूं सिर्फ सीडी रेशियो को आप सुधार दें तो बिहार में हर साल 1.25 करोड़ करीब एक्स्ट्रा पैसा आने लगेगा, जो बिहार के बजट से नहीं आएगा। तो देखिए बिहार में गरीबी क्यों है, इतनी गरीबी क्यों है। ये 3 वजह जो गरीबी से निकलने के हैं। शिक्षा वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। जमीन जिस पर आप खेती किसानी करके आगे बढ़ सकते हैं, तो 60% लोगों के पास जमीन है नहीं, और जिसके पास है उसको ना फसल का दाम मिल रहा है, ना वो खेती करने की सुविधा मिल रही है। और तीसरा, वो वर्ग जो कि पूंजी के माध्यम से व्यापार कर सकता था, उद्योग लगा सकता था, कुछ काम कर सकता था, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता था, उसको आप पूंजी दे नहीं रहे। अगर इन 3 पहलुओं पर आप काम करें तो बिहार में बड़े पैमाने पर आपको परिवर्तन दिख सकता है। इसके साथ साथ जो आपदा की बात है, चूंकि बिहार बाढ़ से बहुत प्रभावित क्षेत्र है, आपका पूर्वी चंपारण का जो एरिया है 8-9 प्रखंड बाढ़ प्रभावित है। जो प्रखंड अभी तक करीब मैं 20 से ज्यादा प्रखंड पैदल चल चुका हूं, जिन प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति नहीं है वहां पर जो जीवन है, सारी गरीबी, सारी बदहाली के बावजूद वो कहीं बहुत बेहतर है उन प्रखंडों के मुकाबले जहां बाढ़ हर साल आ रहा है। क्योंकि बाढ़ आने की वजह से जो आपदा है उसकी वजह से लोग बिल्कुल ही प्रिमिटिव एरिया एज में रह रहे हैं, 1960-70 के दशक में रह रहे हैं। ना उनके पास घर है, ना कोई सड़क है, ना विद्यालय है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मतलब जल संसाधन जो बिहार सरकार के लिए लूट का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट रहा है। आप एक चीज और जाकर ध्यान दीजिएगा कि बिहार में सत्तारूढ़ दल, ज्यादातर यहाँ कोalition की सरकार रही है, एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसको सत्तारूढ़ दल कभी नहीं छोड़ता है, वो है जल संसाधन। जल संसाधन को किसी सत्तारूढ़ पार्टी ने अभी तक ऐसा नहीं किया कि अपने पार्टनर को दे दें। तो बाकी सब डिपार्टमेंट आप ले सकते हैं, जल संसाधन नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते हैं कि ये लूट का बड़ा आसान तरीका है। यहाँ जो आप लूट करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उसका कोई ट्रेस नहीं बचता है। बाढ़ के नाम पर हजारों करोड़ रुपया, बांधों के मरम्मती के नाम पर, मजबूतीकरण के नाम पर, जल संसाधन की व्यवस्था के नाम पर लूटे जा रहे हैं। और चूंकि उसका कोई ट्रेस है नहीं, आपने बता दिया कि बाढ़ आया, सब बह गया, तो फिर उसका कोई आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो ये एक बड़ी वजह है कि मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर, कि आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित है और आधा बिहार सूखे से प्रभावित है। इसके बावजूद पिछले 15, 20, 25, 30 सालों में जल संसाधन को, जब पानी को बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए ना कोई योजना लॉन्ग टर्म बनी, ना कोई उस दिशा में प्रयास हुआ,
और आज भी लोग वही बात कह रहे हैं, उनकी सच्चाई उनके जीवन की बात आएगा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, या वो एरिया जहाँ सूखा है तो लोगों को मजबूरी है उनको बोरिंग से ही चलाना है। दो और योजनाओं की मैं बात करूंगा, ये चार तो जो बड़े पहलू हैं। स्वच्छ भारत अभियान, बड़ी चर्चा है इसकी। तो पश्चिम चंपारण के विषय में तो मैं आपको बता दूं कि ये 90% गांवों में कंप्लीट फेलियर है। आपके डिस्ट्रिक्ट में इसकी स्थिति थोड़ी बेहतर मुझे दिखी, कम से कम पहाड़पुर, अरेराज, हरसिद्धि वाले एरिया में जहां मैं गया, उन गांवों में 50-60% आप मान सकते हैं कि शौचालय बने हैं। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते हैं हरसिद्धि से, तो कुछ प्रखंड ऐसे भी हैं जहां ओपन डेफिकेशन, ODF कंप्लीट फेक है। पश्चिम चंपारण में तो मैंने प्रेस में कहा है कि 90% फेक है। पूरा वहां एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट चला है कि आप 2000 से 6000 रुपया दीजिए और शौचालय का पैसा 12000 रुपया ले जाइए। ना बनाने ना पैसा देने वाले की ने पूछा कि आपने शौचालय बनाया कि नहीं, ना लेने वाले ने शौचालय बनाया। पूर्वी चंपारण में वो स्थिति इतनी भयावह नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी जब आप गांव से निकलते हैं तो खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई है। ODF सर्टिफिकेट जो बनाए गए हैं वो कंप्लीट फेक है। कंप्लीट फेक ना भी हो तो ज्यादातर जगहों पर फेक है। जनप्रतिनिधियों के और अफसरों के मिलने से मिलकर वो काम किया गया है। दूसरी जो योजना है वो हर घर नल के जल की योजना, उसको लेकर भी मैं ये कह सकता हूं कि पश्चिम चंपारण के मुकाबले स्थिति पूर्वी चंपारण में थोड़ी बेहतर दिखी है अभी तक। पश्चिम चंपारण में तो 10 में 1-2 ही नल जल योजना कहीं कार्यरत मिली। पूर्वी चंपारण में ऑन एन एवरेज हम लोग 10 में 2, 3, 4 नल जल योजना चलते हुए पा रहे हैं, तो उस मुकाबले थोड़ी बेहतर है। लेकिन लोगों की समझ ये है कि नल जल योजना कंप्लीट फेलियर है, इसमें कुछ हुआ नहीं है, बहुत बंदरबाट हुआ है, लूट हुई है, वो सब ठीक है। इन दोनों के अलावा एक दो चीज जिस पर बिहार के लोगों की एक समझ है कि नीतीश जी के राज में ये काम हुआ है, वो है सड़क और बिजली। सड़कों की स्थिति नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की डेफिनेटली पहले से बेहतर है, लेकिन मैं जो पैदल चल रहा हूं तो हम लोग 99% नेशनल और स्टेट हाईवे को अवॉइड करते हैं, हम ग्रामीण सड़क पे चल रहे हैं। ग्रामीण सड़क की स्थिति पश्चिम चंपारण में और पूर्वी चंपारण के जिन प्रखंडों में मैं चला हूं, मैंने वीडियो भी जारी किए हैं और भी आगे करेंगे, करीब करीब वही स्थिति है जो लालू जी के जंगल राज में थी या उससे भी बदतर है। ग्रामीण सड़क करके कोई चीज, गांव के अंदर की जो नलियां हैं, गलियां हैं, जो 7 निश्चय का हिस्सा था, और जो ये कहा जा रहा है कि हर गांव को ऑल वेदर रोड से जोड़ दिया गया है, मुख्यमंत्री संपर्क योजना से जोड़ दिया गया है, ये बिल्कुल गलत बात है। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए टूटी फूटी रोड जो है वो है भी। गांव के अंदर जब आप घुसते हैं तो वहां पर सड़कों का न होना सबसे बड़ी समस्या है। अभी मैं कल आ रहा हूं, जितने गांव में मैं आया, हर गांव में लोगों ने सबसे बड़ी समस्या बताई, भैया ये सड़क बनवा दीजिए। और बड़े गांवों की मैं बात कर रहा हूँ, जो 5000, 8000, 10,000 आबादी रह रही है, वहां सड़क नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। नालियों की स्थिति यह है कि हजारों करोड़ रुपए जो सरकार ने खर्च किए नालियों के पक्कीकरण पे, बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी योजना के नाली बना दिया गया। ना उसमें पानी एंट्री की कोई व्यवस्था है, ना उससे एग्जिट की व्यवस्था है। घरों से वो पानी उस नाली तक पहुंचेगा कैसे, इसका कोई समायोजन नहीं है। और वो नाली में जो पानी जमा हो रहा है वो पानी निकलेगा कहाँ, डिस्चार्ज कहाँ होगा, उसका भी। बस सड़क के किनारे एक योजना आई, पैसा लेने के लिए नाली एक बना दी गई, और वो उसका ना लेवल है, कई जगहों पे वो सड़कों से ऊंची है, कई जगह वो सड़कों से नीचे है, कोई सोच नहीं है, उसको बंदरबाट हुआ है। अंतिम एक जो बात मैं बता रहा हूँ बिजली की, बिजली को लेकर जो इस सरकार की उपलब्धि है, बिल्कुल उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। हर गांव हर शहर में बिजली पहुंची है, जहां पर भी हम लोग गए वहां बिजली जरूर दिखी। बिजली को लेकर एक समस्या जो लोग बता रहे हैं वो ये है कि बिजली का फेक बिल आना, ये एक बहुत बड़ी समस्या में परिणत होगा आने वाले 1-2 साल में। आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण ऐसे हैं जो स्थानीय लोग समझते हैं कि जितना बिजली वो कंज्यूम कर रहे हैं उसके मुकाबले उनका बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। और कई गांव ऐसे मिले जहां 10, 20, 25, 50 घरों के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं। लोगों ने 2000 से 70,000, 80,000 तक के बिल दिखाए हैं। कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं जो जिन पर फौजदारी का केस हो गया है, जो लोग गांव देहात छोड़कर भाग गए हैं जान बचाने के लिए बिजली के बिल की वजह से। तो मोटे तौर पे ये बिजली की बात हो गई। बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि जिन इलाकों में मैं जा रहा हूं, पंचायत में, गांव में, स्वास्थ्य व्यवस्था तो वहां है ही नहीं।
ज़्यादातर 99% लोग ग्रामीण चिकित्सकों पर, प्राइवेट ग्रामीण चिकित्सकों पर आधारित हैं, उन पर ही उनकी निर्भरता है। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कसौटी तो यही होनी चाहिए कि भाई आप स्वास्थ्य विभाग में कुछ सुधार करके दिखाइए। मतलब ये आयरनी है कि जो व्यक्ति बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है, जिसको लोग कह रहे हैं कि इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और स्वास्थ्य व्यवस्था ही सबसे ज्यादा बेकार है बिहार की। पश्चिम चंपारण से तो ज्यादातर ग्रामीण लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बताया कि भैया हम लोग तो यूपी जाते हैं, हम लोग गोरखपुर जाते हैं, कुशीनगर जाते हैं, पटरौना जाते हैं। ईस्ट चंपारण में ज्यादातर लोगों ने बताया कि या तो ग्रामीण चिकित्सक जो है, जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उन पर वो निर्भर है, या मोतिहारी पटना जाते हैं। तो और मैं अनुमंडल और जिले के स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वहां गया नहीं हूँ, तो इस पर मेरा कुछ बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था, रेफरल हॉस्पिटल, सीएचसी, पीएचसी या सब सेंटर नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब 100% नॉन एग्जिस्टेंट है। कहीं पर भी मुझे अभी तक 60 दिन में, सिर्फ पूर्वी चंपारण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों चंपारण में 60 दिन में मुझे कहीं भी ऐसा कोई गांव में, पंचायत में, ब्लॉक में ऐसा हॉस्पिटल नहीं दिखा जो चल रहा है, डॉक्टर बैठे हैं, दवा बट रही है, भीड़ लगी है। ऐसा कोई सेंटर अभी तक मैंने नहीं देखा है। तो मोटे तौर पे ये बात है। लास्ट बात एक और बता दूं, जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाला कान में शब्द है वो 3 है। अफसरशाही, अफसरों का जंगल राज, जिसको मैं कह रहा हूं कि नीतीश की जो सरकार है ये अफसरों का जंगल राज है। बिहार ने अपराधियों का जंगल राज देखा है, अब हम लोग अफसरों का जंगल राज देख रहे हैं। दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा पीसी। हर चीज में, मतलब जो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है सरकारी व्यवस्था से, वो भी ये शब्द जानते हैं, अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी, कि बिना पीसी के कोई काम नहीं हो सकता है। बिहार में कुछ भी करना है तो आपको पीसी का जो कॉन्सेप्ट है, तो 3 शब्द जो सबसे ज्यादा हमारे कान में अभी 60 दिन में आए हैं, वो है अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी। ये सरकार को 3 शब्द डिफाइन करते हैं लोगों की नजर में। बहुत बहुत धन्यवाद।